संडे की बड़ी स्टोरी में न्याय चक्र की शुरुआत होगी भारत के दुश्मन नंबर 1 अंडरवर्ल्ड डॉन आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से जुड़ी बड़ी खबर के साथ 137 करोड़ भारतीयों के मन में, हमारे मन में, आपके मन में एक ही सवाल है कि 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा? मुंबई के सबसे बड़े गुनहगार दाऊद इब्राहिम को सजा कैसे मिलेगी? जी न्यूज के न्याय चक्र में आज हम इन्हीं बड़े प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। दाऊद इब्राहिम कास्कर को खुद पर घमंड बहुत है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लगता है कि 27 वर्ष पहले मुंबई में उसने जो गुनाह किए उसकी सजा पाने से हमेशा बचा रहेगा। आतंकवादी दाऊद को लगता है कि मुंबई को दहलाने के बाद वो कराची के अपने व्हाइट हाउस में हमेशा महफूज रह सकता है। दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान की सरकार पिछले 27 वर्ष से अपनी पनाह में बचाती फिर रही है और हर बार यही झूठ बोलती रही है कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन 2 वर्ष से लगातार पाकिस्तान पर FATF का हंटर चल रहा है, तो ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान ने शनिवार को नया ड्रामा रचा। पहली बार कबूल किया कि दाऊद कराची में ही रहता है। हालांकि 24 घंटे भी नहीं बीते होंगे और पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय अपने कबूलनामे से पलट गया। दाऊद के पाकिस्तान में होने की पुष्टि नहीं है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र को कई वर्षों से आतंकवादियों और उनसे जुड़े संगठनों की सूची दे रहा है, लेकिन किसी संगठन पर नए प्रतिबंध नहीं लगाए गए। कल शाम पहली बार पाकिस्तान ने एडमिट किया कि दाऊद इब्राहिम कराची में है। जो सैंक्शन अपोज गई उसमें हिंदुस्तान के अगेंस्ट जो मास्टरमाइंड था मुंबई कांड का, लखवी और हफीज सईद, उनके ऊपर भी सैंक्शन रहेगी। लेकिन आज सुबह पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया है और कहा है कि जहां तक दाऊद का ताल्लुक है, ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं और ये बेसलेस हैं, वो कराची में एग्जिस्ट नहीं करता। हर भारतीय के मन में ऐसे में बड़े सवाल उठ रहे हैं कि नया भारत आखिर दाऊद का पक्का इलाज कैसे करेगा? मुंबई सीरियल ब्लास्ट के पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में दाऊद को लेकर जो कसम खाई थी, क्या अब उस कसम के पूरा होने का समय करीब है? क्या भारत कराची में घुसकर मुंबई के सबसे बड़े गुनहगार दाऊद इब्राहिम का अंत करेगा? प्रधानमंत्री ने यह सौगंध खाते समय अमेरिका का उदाहरण दिया था। अमेरिका की स्पेशल फोर्स ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर अल-कायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया था। इसीलिए बहुत मुमकिन है कि भारत भी दाऊद के खिलाफ कुछ ऐसा ही एक्शन प्लान बनाए। ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि POK में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक करने वाली हमारी शूरवीर सेना का दम प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में दुनिया ने देख लिया है। अमेरिका ने जैसे मरीन्स को भेज के ओसामा बिन लादेन की हत्या की थी, क्या यह मुमकिन है? क्या हिंदुस्तान कर सकता है? हिंदुस्तान एकदम कर सकता है। हिंदुस्तान के पास फौज के पास सक्षमता है, काबिलियत है और ये कमांडो स्पेशल ऑपरेशन किया जा सकता है। और भी कई तरीके हैं आतंकवादियों के आकाओं को मारने का। पाकिस्तान ने शनिवार की शाम को दाऊद इब्राहिम समेत 88 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और उनके आकाओं पर कार्रवाई करने का ढोंग किया था। इस लिस्ट में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम शामिल करके पाकिस्तान ने स्वीकार किया था कि मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम उसके देश में ही रह रहा है। पाकिस्तान ने दाऊद के कई पासपोर्ट नंबर भी बताए थे। पाकिस्तान ने दाऊद के खाते सील करने के आदेश दिए थे। पाकिस्तान ने कराची में दाऊद के 3 पते बताए थे। पहला पता व्हाइट हाउस, क्लिफ्टन, सऊदी मस्जिद के करीब, कराची। दूसरा पता मकान नंबर 37, 30वीं स्ट्रीट, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, कराची। और तीसरा पता नूराबाद, कराची। यानी कराची में दाऊद के 3 घर से जुड़ी बड़ी जानकारी अब सार्वजनिक हो चुकी है और 137 करोड़ भारतीयों को इंतजार है दाऊद के खिलाफ अमेरिकी स्टाइल में सबसे बड़े एक्शन का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, 137 करोड़ भारतीयों को इंतजार है दाऊद का, क्योंकि वो मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। वो 257 लोगों की मौत का गुनहगार है।
मुंबई धमाकों की फैक्ट फाइल आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 12 मार्च 1993 को 13 जगहों पर धमाके हुए। इन ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हो गई, 713 लोग जख्मी हुए। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मुख्य साजिश करता था। दाऊद के साथ टाइगर मेमन इस साजिश में शामिल था। 22 साल तक, जी हां, 22 साल तक चली मुंबई ब्लास्ट केस की सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में बड़ा फैसला सुनाया। फिर 30 जुलाई 2015 को सुबह याकूब मेमन को फांसी दी गई। लेकिन ये इंसाफ अधूरा है, क्योंकि जब तक दाऊद को उसके किए की सजा नहीं मिल जाती तब तक इसे पूरा इंसाफ कहा ही नहीं जा सकता। माई संडे की दूसरी बड़ी स्टोरी दिल्ली से गिरफ्तार आईसिस आतंकी अब्दुल यूसुफ से जुड़ी हुई। आईसिस आतंकवादी अब्दुल यूसुफ ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से जो पूछताछ में बड़े खुलासे किए हैं, उन्हें ध्यान से सुनना और समझना आपके लिए जरूरी, क्योंकि एक बड़ा खुलासा करते हुए उसने कहा कि आईसिस के निशाने पर, ध्यान से सुनिएगा, आईसिस के निशाने पर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या थी। जी हां, 5 अगस्त को। और 15 अगस्त के दिन, यानी जिस दिन देश आजादी का पर्व मनाता है, उस दिन राजधानी दिल्ली में बड़े धमाके की साजिश रची गई थी। आईएसआईएस आतंकी के निशाने पर थी अयोध्या। आईएसआईएस आतंकी के निशाने पर थी दिल्ली। अयोध्या में फिदायीन हमले की खतरनाक प्लानिंग थी। 15 अगस्त को दिल्ली में बड़े हमले की साजिश थी। दिल्ली के धौला कुआं से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकवादी अब्दुल यूसुफ उर्फ मोहम्मद मुस्तकीम ने जांच एजेंसियों के सामने जो सच को बोला है, वो चौंकाने वाला है। हम आपको ये बड़ा खुलासा विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं यूपी के बलरामपुर, जहां आईएसआईएस आतंकवादी के घर से भारी मात्रा में बरामद हुआ है तबाही का सामान। जैकेट में विस्फोटकों के 2 पैकेट, जैकेट में विस्फोटकों के 4 पैकेट, लेदर बेल्ट में 3 किलो विस्फोटक, 4 पॉलिथीन में 9 किलो तक विस्फोटक, बिजली के तार से जुड़े 2 आयरन ब्लेड और इन सब के साथ आईएसआईएस का झंडा। इसकी जो प्लानिंग थी कि पहले तो ये जो आईडीज़ लेके आया था, प्रेशर कुकर आईडीज़ जो थी, ये दिल्ली में किसी हैवी फुटफॉल एरिया में इसको रखना था उनको, और उसके बाद इसको लौट के फर्दर इंस्ट्रक्शंस मिलने थे। पर जो इसने बताया है कि इसका फर्दर प्लान फिदाइन करने का था और उसके लिए इसको इंस्ट्रक्शंस मिलने वाले थे इसके हैंडलर से। आतंकी यूसुफ दिल्ली के धौला कुआं में जिस वक्त पकड़ा गया था, उस समय वो धमाके की तैयारी में था। 2 प्रेशर कुकर में 15 किलो विस्फोटक रखकर हमले की योजना थी, लेकिन पहले से अलर्ट सुरक्षा एजेंसियों ने न सिर्फ आतंकी को समय रहते गिरफ्तार किया, बल्कि ये बम भी डिफ्यूज किया। अगर इस तरह के बम्स भीड़ वाले इलाकों में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, किसी मॉल में अगर लगा दिए जाएं और वहां ये घटना घटित हो जाए, तो कई सौ लोगों की जान जा सकती है। हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ये अकेला एक आतंकवादी नहीं हो सकता, और भी हो सकते हैं। आईएसआईएस आतंकी से 2 दिन की पूछताछ में अब तक जो बड़े खुलासे हुए हैं, उसके मुताबिक आईएसआईएस आतंकी के निशाने पर श्री राम की नगरी अयोध्या थी। अयोध्या में किसी बड़े मौके पर विस्फोटकों से भरी जैकेट पहनकर फिदायीन हमला करने का प्लान था, लेकिन अयोध्या में भारी सुरक्षा कारणों के चलते आतंकवादी संगठन आईएसआईएस अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। फिर आतंकी यूसुफ ने दिल्ली को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की और हमले के लिए तारीख तय की गई 15 अगस्त। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में भी सुरक्षा बेहद कड़ी थी, इसलिए यहां भी आईएसआईएस के खतरनाक मंसूबों पर पानी फिर गया। 15 अगस्त के आसपास ये दिल्ली आने वाला था, 15 अगस्त के अराउंड टेरर स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के कारण ये नहीं आ पाया। तो अब इसको लगा कि सिक्योरिटी लूज हो गई होगी तो ये आ जाए यहाँ पर, जिसमें पकड़ा गया। इसका प्लान था कि यहाँ ऑपरेटिव ये आईडी लगाने के बाद में ये वापस जाके प्रेस इंस्ट्रक्शंस का अवेट करने वाला था। आतंकी अब्दुल यूसुफ आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। वो लगातार अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अपने हैंडलर से संपर्क में था।
उसकी निशानदेही पर अब तक उसके 4 साथियों को हिरासत में लिया जा चुका है और माना जा रहा है कि इससे पूछताछ में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी में हमारा न्याय विशेषांक सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ा हुआ, क्योंकि इस देश में हर बच्चा, हर परिवार इस केस से रिलेट करता है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच का आज तीसरा दिन था। सीबीआई आज दोबारा सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची। यहां सीबीआई ने एक बार फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। सबसे बड़ी खबर जो हम आपको दे रहे हैं वो ये कि बहुत जल्द रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने घर में आत्महत्या की या सुशांत की हत्या की गई। इस बड़े राज से पर्दा हटाने के लिए मुंबई में सीबीआई की जांच तेजी से चल रही है। इसी सिलसिले में सीबीआई की एक टीम रविवार को एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा स्थित फ्लैट पर पहुंची। सुशांत के घर पर सीबीआई ने एक बार फिर क्राइम सीन को रिक्रिएट करके हर एंगल से जांच की। ये रिक्रिएशन करीब 3 घंटे तक चला। इस वक्त सीबीआई की टीम के साथ सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और नौकर दीपेश सावंत भी मौजूद रहे। इससे पहले कल सीबीआई ने सीएफएसएल टीम के साथ सुशांत के घर जाकर के सीन को रिक्रिएट किया था। वहां पर इस बात को जानने की कोशिश की थी कि आखिर सुशांत की मौत कैसे हुई है, क्या इसके पीछे किसी तरह का फाउल प्ले तो नहीं है, कोई और वजह तो नहीं है। वहां पर सबूत अभी बचे हुए हैं या खत्म हो चुके, तो तमाम जो जानकारी है सबूत जुटाने की कोशिश सीएफएसएल के जरिए की गई थी। सुशांत केस से जुड़े यही लोग शनिवार को किए गए रिक्रिएशन के वक्त भी सुशांत के घर पर मौजूद थे। अब सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर जो जी न्यूज की टीम को सीबीआई के सूत्रों से पता चली है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और नौकर दीपेश से डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में अलग अलग पूछताछ कर चुकी है। हमें जानकारी मिली है कि सीबीआई को इन लोगों के बयानों में विरोधाभास दिखा है। सबके बयान अलग अलग कहानी कह रही हैं। इसलिए सीबीआई ने तीनों को एक साथ बिठाकर आमने सामने की पूछताछ की है। इसके अलावा सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने वाले रफीक से भी सीबीआई दोबारा सवाल जवाब कर सकती है। सीबीआई रिया चक्रवर्ती से भी सुशांत के साथ रिश्तों को लेकर सवाल कर सकती है। इसके लिए सीबीआई रिया को समन जारी करके जांच में शामिल होने के लिए कह सकती है और बहुत मुमकिन है कि समय देने के बाद रिया चक्रवर्ती से जल्द पूछताछ भी हो। इस बीच जी न्यूज को एक और बड़ी जानकारी मिली है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग कर रही थी और जगह थी वाटरस्टोन रिजॉर्ट। हर उस जगह जहां जिसका ताल्लुकात, जिसका संबंध रिया चक्रवर्ती से और सुशांत सिंह से होता है, वहां पर जाकर इस वक्त चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करने की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। और वाटरस्टोन जो पूरा का पूरा ये रिसोर्ट है, यहाँ पे 2 महीने का वक्त सीबीआई जो रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत ने यहाँ पर बिताया था। उस वक्त सीबीआई ये भी जानना चाहती है यहाँ पर कौन आया था, कब कब आया था। यहाँ पर सुशांत का इलाज स्पिरिचुअल हीलर मोहन सदाशिव कर रहे थे। उन्होंने जी न्यूज से खास बातचीत की। शायद मेरे को सुशांत या रिया किसने तो भी मेरे को ढूंढा गूगल से, क्योंकि मैं तो एडवर्टाइज नहीं करता हूँ कभी। मेरा अभी 38 साल के तजुर्बे प्रैक्टिस में कभी मैं कहाँ भी इश्तिहार दिया नहीं है, लेकिन गूगल में मोहन जोशी जब डालते हैं तो मेरा नाम उपलब्ध होता है। तब शायद 2 में से किसने तो भी वो ढूंढा, लेकिन रिया ने मुझे फ़ोन किया। मोहन सदाशिव को रिया ने ही बताया था कि सुशांत डिप्रेशन में है और नवंबर-दिसंबर 2019 में 2 महीने सुशांत का इलाज कराया गया। इसलिए बहुत संभावना है कि सीबीआई की टीम इस मामले में भी जांच करे और स्पिरिचुअल हीलर मोहन सदाशिव से सवाल जवाब हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संडे की चौथी बड़ी स्टोरी में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के न्याय चक्र की हम बात करेंगे। योगी सरकार ने गौ हत्यारों और गौ तस्करों के खिलाफ कानून को और सख्त कर दिया है। अब गौ हत्या में जो लोग पकड़े जाएंगे
वो जेल भी जाएंगे, संपत्ति भी गंवाएंगे और ये पूरी कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट में होगी। योगी सरकार में गोहत्या के खिलाफ नया और बेहद कड़ा कानून पास हो चुका है और अब जो लोग भी गोहत्या के आरोप में पकड़े जाएंगे वो 3 से 10 साल तक के लिए जेल भी जाएंगे। गोहत्यारों की संपत्ति भी जब्त होगी और दंगाइयों की तरह उनकी पहचान के पोस्टर भी लगेंगे। जो लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक, ये यद्यपि 2011 में इसका एक शासनादेश हुआ था, लेकिन हमने उसको एक विधि का रूप दिया है। योगी सरकार ने गोवध निवारण संशोधन विधेयक 2020 पास किया है। इस कानून से यूपी में गोहत्या के खिलाफ कानून और सख्त हो गया है। यूपी में अब गोकशी का अपराध गैर जमानती होगा। नए कानून में गोहत्या पर 3 से 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान है। गोवंश के अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख का जुर्माना होगा। पहली बार गोहत्या के आरोप साबित होने पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। दूसरी बार गोकशी का आरोप साबित होने पर जुर्माने और सजा दोनों भुगतनी होगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई और संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। ये पहली बार है जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गोहत्या को लेकर सख्त कानून बनाया गया है। इसके पहले तो यह एक फैशन था। आज गोहत्यारों को इस कानून से सबक मिलेगा। इसके अलावा योगी सरकार अब गो तस्करी से जुड़े अपराधियों के सार्वजनिक पोस्टर भी लगाएगी। गो तस्करी में शामिल गाड़ियों के ड्राइवर, ऑपरेटर और मालिक भी इस कानून के तहत आरोपी बनाए जा सकेंगे और तस्करों से छुड़ाई गई गायों के भरण पोषण का 1 साल का खर्च भी आरोपियों से ही वसूला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा? क्या ये तय करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका होगी? ये दोनों ही सवाल बड़े हैं और आपने सही सुने हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने अपने प्रचार अभियान का जो पहला वीडियो जारी किया है, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी छाए हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार अभियान का ये पहला वीडियो है। 4 more years शीर्षक वाले 107 सेकंड का ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के पिछले साल सितंबर में ह्यूस्टन के हाउडी मोदी वाले कार्यक्रम की तस्वीर से शुरू होता है। स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ है। पीएम मोदी और ट्रंप हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप का स्टेज पर खड़े होकर परिचय देते हैं। President of the United States of America, Mr. Donald Trump. इसके बाद इस वीडियो में इस साल फरवरी में गुजरात के अहमदाबाद में हुए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का हिस्सा नजर आता है। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को गले लगाकर अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी दिख रही हैं। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण का वो हिस्सा है जिसमें ट्रंप ये कहते दिख रहे हैं कि अमेरिका हमेशा भारतीयों का दोस्त रहेगा। America respects India and America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में जीत के लिए पीएम मोदी के चेहरे की जरूरत क्यों पड़ी, अब आप ये समझ लीजिए। ट्रंप के लिए मोदी इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रंप को चुनाव में भारतीय मूल के वोटर्स का समर्थन चाहिए। साथ ही पारंपरिक तौर पर ज्यादातर भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेट यानी ट्रंप के विरोधी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन मोदी के चेहरे का इस्तेमाल कर ट्रंप इस मिथक को तोड़ना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति और पशु पक्षियों से लगाव अब आपको दिखाएंगे। दिन भर बैठकों के दौर में व्यस्त रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपना फुर्सत का समय दरअसल इन्हीं के साथ बिताते हैं। तस्वीरें आप खुद देख रहे हैं स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री आवास की तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री मोरों को दाना खिलाते दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्नेह इन बेजुबान पक्षियों को
करीब ले आया है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.